हेलो डियर्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी का एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, जो कि बहुत दिनों से आपका ये वीडियो डालने वाला था, पर टॉपिक के वजह से जो भी आगे के टॉपिक्स थे आपके किताब के, उन टॉपिक के वजह से ये भी अभी टॉपिक बचा ही हुआ था। तो आज बात करेंगे हम डीएनए अंगुली छापी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इससे पहले, जानने से पहले आपको तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हल्का सा तो पता ही होगा। सीआईडी वगैरह आप देखते ही होंगे, या सीआईडी नहीं तो आप किसी फिल्म मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जब किसी बच्चे के माँ बाप गुम हो जाते हैं या कोई क्राइम रेप वगैरह का मामला होता है, तो इस टाइम में हम डीएनए मैचिंग का काम करते हैं। यानी अपराधी वाले मामलों में फॉरेंसिक विज्ञान में इसकी जांच की जाती है, डीएनए मैच करवाया जाता है। इसमें हम लोग को 2 लोगों का डीएनए चाहिए, और वो डीएनए आपका कहीं से भी हो सकता है, आपके थूक, लार, खून से, बाल से, नाखून से, इतनी सारी चीज़ें हमारे बॉडी में जहाँ से अगर कोई भी एक हिस्सा, वहाँ हड्डी वगैरह कुछ भी छूट जाता है अपराध करते टाइम में, तो उस हिस्से से भी हम डीएनए को मैच करवा सकते हैं, हम जिस पर हमारा शक होगा। तो इस तरीके से हल्का सा तो आपको पता ही होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये भी पता होगा कि साथ ही साथ जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, उसमें 99% डीएनए सबका सेम होता है, और केवल 1% डीएनए में ही चेक करके पता लगाना है आपको कि वो मनुष्य हम जो अपराध किए हैं उससे उसका डीएनए मैच करता है या नहीं करता है। तो यानी हम लोग आपके 99% डीएनए में से वही 1% डीएनए में से पता लगाते हैं कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किए, इसके बारे में जिन्होंने बताया कि अगर हमें मनुष्य को पहचानना है तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी का प्रयोग करके डीएनए मैच पहली बार, मतलब जो 2 व्यक्तियों के बीच में किए थे, वो आपके वैज्ञानिक है एलेक्स जेफरी। इनका नाम कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आज इन्हीं का दिन है कि हम अपराध के मामलों में, या कुछ समय पहले एक पाकिस्तान से भी एक लड़की आई थी, गूंगी बहरी, जिसके माता पिता को खोजा जा रहा था, तो वो भी इसी विधि के कारण उसके माता पिता को खोजा गया। या उत्तराखंड में भी एक घटना हो चुका है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज के टाइम में बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो ये समझिए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसके बारे में नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो सबसे पहले 1985 ईस्वी में एलेक्स जेफरी द्वारा इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की गई, और उसमें इन्होंने सबसे पहली बार 2 व्यक्तियों के डीएनए के बीच मैच करवाया था। तो आइए समझते हैं डीएनए अंगुली छापी में होता क्या है, डीएनए अंगुली छापी है क्या। ऐसे बात करें अगर डीएनए अंगुली छापी की, तो डीएनए अंगुली छापी एक विधि है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्तियों के डीएनए का पहचान करते हैं। तो सबसे अगर सरल भाषा में बोला जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, परिभाषा क्या होता है, जो काम होता है उसी को हम बता देते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप उसमें डीएनए का पता लगा रहे हैं, और डीएनए को पता लगाना इस विधि को हम क्या कहते हैं? डीएनए अंगुली छापी। डीएनए अंगुली छापी में अब क्या चीज़ चाहिए हम लोग को, किसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। आपके इस जो आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी 1985 खोज हुआ है। कौन किया? एलेक्स जेफरी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा हुई है? एलेक्स जेफरी द्वारा। ये आपका क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, बीएससी नर्सिंग वाले में भी पूछा गया, और बोर्ड में भी पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ है डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में स्थित विशिष्ट जगह विभिन्नता का पता लगाती है, उसे पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं। बोला जा रहा है डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए अनुक्रम में स्थित हमारे शरीर में डीएनए, जो लोग एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे या इनके बारे में आप जानते भी होंगे, वो समझ लेंगे लोग कि डीएनए अनुक्रम कहने का मतलब क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अनुक्रम बने हुए हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। पता नहीं कितने साइटोसिन होंगे हमारे शरीर में, पता नहीं कितने ग्वानिन, और पता नहीं कितने थाइमिन होंगे। तो इस तरीके से आपको तो इतना पता ही है कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत अधिक डीएनए अनुक्रम स्थित है। एक मिनट। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारे डीएनए अनुक्रम हैं।
उसी में कोई एक ऐसा विशेष जगह है, कोई ऐसा विशेष आपको डीएनए में एक ऐसा स्पेशल जगह मिलेगा जहाँ पर आपको दिखेगा कि एक ही क्रम बार बार रिपीट हुआ है, यानी एडेनिन थाइमिन हो सकता है ढेर सारा रिपीट हुआ मिल जाए, या हो सकता है आपका साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, ऐसे विशेष जगह, ये एक जगह नहीं, एक ही डीएनए अनुक्रम में ऐसा स्पेशल कहीं बार बार रिपीट होते मिल जाए, तो इसी विशेष जगहों से हम अपने डीएनए उंगली छापी को करवाते हैं। बाकी हमारे शरीर में 99% तो डीएनए सबका सेम है, तो 99% में केवल 1% डीएनए को निकाला जाता है जिसमें पुनरावृत्ति डीएनए, पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना बार बार। अगर हमारे शरीर में जो अनुक्रम रिपीट हुए जाते हैं होते हैं उन्हीं डीएनए वाले हिस्से को काट करके अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट। डीएनए उंगली छापी में हम डीएनए अनुक्रम में स्थित विशेष जगह विभिन्नता का पता लगाते हैं, उसे पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं। अगर कभी परिभाषा आ भी जाता है कि पुनरावृत्ति डीएनए क्या है, तो आपके डीएनए में ही डीएनए अनुक्रम में स्थित होता है एक विशेष जगह पर, जिसमें क्षार का अनुक्रम जो होता है वो बार बार एक ही क्षार बार बार रिपीट होते हैं, उसे हम पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। डीएनए उंगली छापी पता लगाने का आधार मतलब, यानी अगर एक केस आया हुआ है जो कि मर्डर केस है, उस मर्डर केस में एक अपराधी है जिसका डीएनए ले लिया गया है और एक ऐसा चीज़ लिया गया है जिस पे शक, यानी जब अपराध हुआ था जहाँ पर, हो सकता है वहाँ उनको कोई ब्लड मिल गया है अपराधी का, या हो सकता है बाल मिल गया हो, उसको हमने ले लिया, और एक उसका डीएनए लिया जिस पर शक है, या हो सकता है हम लोग को 2 आदमियों पर शक है तो उनका भी डीएनए हम ले लिए, और जहाँ से हम लोग को कोई प्रूफ मिले उनका डीएनए भी ले लिए। उन दोनों डीएनए को क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इस तरीके से अब इस जो हमने डीएनए को कलेक्ट करके लिया है, इसमें हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पता लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए आधार क्या है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो लिखा हुआ है डीएनए उंगली छापी पता लगाने का आधार। अब हम लोग चलते हैं, पता लग गया आपको चाहिए क्या, पुनरावृत्ति डीएनए, यानी किसी भी डीएनए को मैच करवाना है तो सबसे स्पेशल है पुनरावृत्ति उसी को निकाला जाता है। समझ में, सारे डीएनए को नहीं निकाले, डीएनए में बहुत सारे अनुक्रम मिलते हैं, पर कुछ डीएनए में विशेष जगहों पर अनुक्रम मिल जाता है बार बार जो रिपीट हुआ होता है, और उसी बार बार रिपीट हुए वाले जगहों को हम निकाल करके स्पेशली उस पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आधार में क्या करेंगे हम लोग। आधार में देखिए लिखा हुआ है, पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं उसे अपकेंद्रण द्वारा किया जाता है। ये कुछ कन्फ्यूजन वाला चीज़ लग रहा होगा, जीनोमिक डीएनए, पुनरावृत्त डीएनए, शिखर, अपकेंद्रण, बहुत आसान सा चीज़ है अगर आप नॉर्मल चीज़ से समझे तो। जीनोमिक डीएनए कहा जाता है सभी के डीएनए को, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं बार बार 99% डीएनए, 99% जब जो डीएनए सबका सेम है वो आपका जीनोमिक डीएनए है। तो ये बहुत सारा ढेर होगा, आपको तो पता ही 1% डीएनए जब इतना सारा है तो 99% डीएनए का कितना होगा। तो इन ढेरों में से हम एक स्पेशल पुनरावृत्त डीएनए को निकालते हैं, और वो एक विधि अपकेंद्रण द्वारा एक मशीन में उस सारे डीएनए को, जो भी हम डीएनए लिए हुए हैं, मान लीजिए लार में हो सकता है उसमें बहुत अधिक डीएनए होंगे, उस लार वाले डीएनए को और वो सारे सबको डाल के हम एक मशीन में क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिसमें से हम लोग को पुनरावृत्त डीएनए स्पेशली बाहर मिल जाता है। आपके बुक में एक वर्ड दिया होगा अनुषंगी डीएनए, ये सबको बहुत अजीब लग रहा होगा, अनुषंगी डीएनए क्या होता है, और ब्रैकेट में सैटेलाइट डीएनए भी लिखा होगा। अनुषंगी डीएनए, सैटेलाइट डीएनए आपकी पुनरावृत्त डीएनए होती हैं जो कि हल्की होती है, और ये क्या होती हैं कि जब अपकेंद्रण विधि किया जाता है तो आपकी जीनोमिक डीएनए का ढेर भारी होता है, जिसके वजह से वो नीचे ही बैठ जाता है, और पुनरावृत्त डीएनए टूट करके अलग हो करके वो आपकी हल्की होती है और वो ऊपर की ओर आ जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें हमने जो भी डीएनए था, मान लीजिए हमारा कुछ भी हम जो भी डीएनए लिए इसमें डाल दी है। अपकेंद्रण विधि की, अपकेंद्रण विधि में 2 हिस्सा है, एक बल्क कहा जाता है जो आपका हल्का भारी डीएनए है, भारी डीएनए के ढेर को बल्क कहा जाता है, और हल्का डीएनए को सैटेलाइट अनुषंगी डीएनए, जिसे हम पुनरावृत्त डीएनए भी कहते हैं। तो सबसे पहले आधार क्या है, हम लोग को
जीनोमिक डीएनए से पुनरावृत्त डीएनए को अलग करना है, वो हम कैसे किए, पुनरावृत्त डीएनए को अलग करना है वो हम कैसे किए, अपकेंद्रण करके। तो पहला आधार में लिखा हुआ है पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं उनका अपकेंद्रण किया जाता है। अगर आपको ये वर्ड लग रहा होगा कि बेकार लग रहा है तो इसको आप काट सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्ट, पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए उसका अपकेंद्रण किया जाता है। बस इतना लिखिए, काफ़ी है। हमें चाहिए क्या, पुनरावृत्त डीएनए चाहिए। किसके ढेर से अलग करना है, जीनोमिक ढेर से, जिसके लिए हम क्या करते हैं, अपकेंद्रण की विधि करते हैं। और इस डायग्राम को अगर आप बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, समझने में आसानी होती है। तो इस तरीके से पता लग गया कि हम लोग को पुनरावृत्त डीएनए चाहिए और पुनरावृत्त डीएनए के लिए जीनोमिक डीएनए के ढेर को हमने क्या करवा दिया, अपकेंद्रण करवा दिया, जिससे हम लोग को क्या हुआ कि पुनरावृत्त डीएनए प्राप्त हो गया। और उसी को आपके किताब में सैटेलाइट डीएनए, अनुषंगी डीएनए लिखा हुआ है। तो यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1985 में सबसे पहले एलेक्स जेफरी ने किया है। डीएनए अनुछापी में हम डीएनए अनुक्रम में विशिष्ट जगह का पता लगाते हैं जिसे हम पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं। और डीएनए अनुछापी है क्या, तो एक विधि है जिसके द्वारा हम दो मनुष्य के बीच डीएनए को मैच करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पुनरावृत्त डीएनए का पता लगाएंगे। अब इसका पहला आधार क्या है, पहला आधार यही है कि जीनोमिक डीएनए के ढेर से पुनरावृत्त डीएनए को अपकेंद्रण विधि द्वारा हम अलग कर लेंगे। आगे देखते हैं अलग करने के बाद क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे आप। क्षार घटक लंबाई व पुनरावृत्त के आधार पर, ये पुनरावृत्त डीएनए पता है आपको दो तरीके के मिलेंगे। पुनरावृत्त डीएनए जो होते हैं जब इनको निकाला जाता है तो देखते हैं कि इसमें दो प्रकार आपको मिलेंगे। और ये जो दो प्रकार मिलेंगे वो हो सकता है क्षार घटकों के अनुक्रम में हो सकता है कि गुआनोसिन साइटोसिन बहुत सारा मिल रहा है उसमें, हो सकता है कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, या पुनरावृत्त के आधार पर बार बार रिपीट हुई। यानी ये आधार है पुनरावृत्त को बांटने का। पुनरावृत्त डीएनए को दो पार्ट में बांटा गया है, दो हिस्सा है जो कि इस आधार पर हम बांट सकते हैं, क्षार घटक लंबाई पुनरावृत्त। इस आधार पर हम पुनरावृत्त डीएनए को दो हिस्सों में बांट दिए, एक अनुषंगी और एक लघु अनुषंगी। पता है आपको डीएनए चेक करने के लिए हम लघु अनुषंगी BNTR का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे और बहुत अधिक संख्या में पुनरावृत्त डीएनए प्राप्त होता है, हम लोग को रिपीट अनुक्रम प्राप्त होता है। जबकि अनुषंगी में भी प्राप्त होता है पर कम संख्या में, जिसमें हम लोग जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। पर लघु अनुषंगी BNTR में लिखा ही हुआ है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये आप लोग ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, अगर किसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो उसको नोट करके याद कर लेंगे। STR शॉर्ट टैंडम रिपीट और BNTR में वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी अनुक्रम बहुत अधिक संख्या में आपका रिपीट होगा और इसमें कम संख्या में। तो कम संख्या वाले में जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं हम लोग, इसमें जल्दी से हम लोग पकड़ लेते हैं। किसमें, तो इस प्रकार से हमने पुनरावृत्त डीएनए को अलग किया और उसको देखा कि ये दो पार्ट में है। एक आपका STR है शॉर्ट टैंडम रिपीट अनुषंगी, और एक आपका है लघु अनुषंगी BNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो इस तरीके से हमने लघु अनुषंगी को क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब जैसे हम लघु अनुषंगी को पहचान लिए, अब इसमें हम जो विधि का प्रयोग करेंगे उसे हम कहते हैं सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम डीएनए का मतलब लास्ट जो काम करना है मशीनों में या जो भी करवाना है, अब उसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमने केवल डीएनए को अलग किया है, रिपीट होने वाले डीएनए को अलग से लिया है। अब इस रिपीट करने वाले डीएनए को करना क्या है, तो सबसे पहले डीएनए का विलग्न, ये एक पूरी विधि है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। वो पढ़ाने का मकसद है कि आपको रिपीट पुनरावृत्त डीएनए पता लगना चाहिए कि क्यों हम बार बार पुनरावृत्त डीएनए की बात करेंगे। तो यही डीएनए है जिसके वजह से हम डीएनए अंगूछापी की विधि तैयार करते हैं। अब यहाँ पर पूरी प्रक्रिया सुनिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पूरी प्रक्रिया क्या करने वाले हैं। पहले डीएनए का विलग्न आप कहाँ से कर सकते हैं, RBC लाल रिक्तिका, उसके बाद बाल से भी कर सकते हैं, स्पर्म शुक्राणु, थूक, हड्डी, ये अलग अलग मामलों में किया जाता है। जैसे कभी किसी का अपराध करके कोई चला गया हो या किसी का
किसी के माता पिता बोलते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, या हो सकता है कि कहीं रेप वगैरह हुआ हो। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी अगर प्रूफ मिल जाता है तो इसमें से हम डीएनए को निकाल सकते हैं। अब डीएनए को निकालने के लिए हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करेंगे, जो कि क्या करते हैं, डीएनए को काट कर अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम डीएनए विलग्न कहाँ से करेंगे, विलग्न मतलब होता है डीएनए को निकालना। तो सबसे पहले हम डीएनए को निकालेंगे। वो माध्यम हो सकता है आरबीसी हो, बाल हो, स्पर्म हो, थूक हो, हड्डी हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम एंजाइम का प्रयोग करके डीएनए को काट लेंगे। जो भी डीएनए उस थूक में से हम लोग को मिलेगा उसको काट कर, कौन सा एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आरबीकेसी कहा जाता है, इसके द्वारा हम डीएनए का पाचन करेंगे, यानी वही काट कर अलग। उसके बाद एक मशीन होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंड का, ये मशीन है जिसमें आपके आवेश लगे होते हैं, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस चार्ज, और इसमें एक जेल का प्रयोग किया जाता है, वो आपका जेल है एग्रोजेल। तो इसमें होता है कि आपको पता है डीएनए पर आवेश क्या होते हैं, ऋणात्मक। हम लोग पहले भी डीएनए पैकेजिंग में पढ़ चुके हैं कि हमारे हिस्टोन पर धनात्मक आवेश होता है और वही हमारे डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में क्या होता है कि आपके जो डीएनए है वो माइनस चार्ज होते हैं। क्या होता है कि भारी डीएनए होते हैं जो, वो जल्दी नहीं जा पाते हैं प्लस की ओर, पर हल्के डीएनए जो होते हैं वो एकदम तेज़ी से कहाँ चले जाते हैं, प्लस चार्ज की ओर। तो जो हल्के डीएनए होते हैं उनको हम लोग को अलग करना है। वो रिपीटेड डीएनए होते हैं, क्योंकि अनुषंगी लघु अनुषंगी दोनों हैं। उस लघु अनुषंगी को हम लोग अलग करने के लिए एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस मशीन में आवेश होता है, एक तरफ धन आवेश, एक तरफ ऋण आवेश। हम जैसे डीएनए को डालते हैं, डीएनए में से हल्का वाला हिस्सा तेज़ी से कहाँ चला जाएगा, धन आवेश की ओर, और भारी हिस्सा जल्दी नहीं जा पाता है और पीछे ही रह जाता है। तो हल्के वाले हिस्से को अब हम क्या करते हैं कि निकाल के ऐसे ही नहीं रख देंगे कहीं भी, उसके लिए कुछ माध्यम होता है, और वो माध्यम आपका है नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन पर स्थानांतरण। पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली का नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज। एक ऐसी झिल्ली है जिसमें हमारा डीएनए हम जो निकाले हुए वो इस पर संरक्षित रहता है। तो इस पे क्या कर लिया जाता है, निकाल कर मशीन से हम एक झिल्ली पर रखेंगे जो कि नाइट्रोसेल्यूलोज नाइलॉन की झिल्ली होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने डीएनए ले लिया, डीएनए को काट लिया, काटने के बाद एक मशीन में डाला जिसमें हम लोग का हल्का डीएनए प्राप्त हो गया। हल्का डीएनए मिलने के बाद उसको हम ऐसे नहीं रखेंगे, एक पेपर पर रखेंगे, एक झिल्ली पर रखेंगे, और उस झिल्ली जो बनी हुई है वो आपकी नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की झिल्ली है, जिस पर हम क्या करेंगे, उसको स्थानांतरित करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है BNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण। BNTR इसीलिए आपको पहले ही बता दिया गया कि STR BNTR क्या होता है। BNTR क्या है यहाँ पर, BNTR आपका लघु अनुषंगी डीएनए है, छोटे छोटे अनुषंगी डीएनए हैं जिसका उपयोग करते हुए संकरण शब्द आपको समझ में आ रहा है। हम लोग हालांकि संकरण शब्द का प्रयोग बहुत पहले भी आप लोग कर चुके हैं। जैसे संकरण में क्या होता है कि एक नस्ल और दूसरी नस्ल के बीच प्रजनन करवाया जाता है, और यही विधि क्या आपकी संकरण है। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे पर किसको, डीएनए को। देखिए यहाँ क्या होता है, लघु अनुषंगी जो डीएनए आपका है, ये डीएनए क्या करेगा, मान लेते हैं कि हम लोग को जो डीएनए का पृथक्करण जो अपराध वाले जगह पर मिला था, ये अनुक्रम मिला था। क्या मिला था, ये अनुक्रम। और हमने 2 अपराधियों को पकड़ा है जिस पर हमारा शक है। 2 अपराधियों में से क्या होगा, जो अपराध किया होगा उसके डीएनए से कहीं ना कहीं ये डीएनए क्या करेगा, जो हमने लिया है, और मशीन में जब हम आगे जाकर संकरण करवाएंगे, जिस मशीन में हम डालेंगे, ये अपने आप जो वो अनुक्रम हमने डाला है वो अनुक्रम अपने आप बंध बना लेगा। यानी समझने का कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे माता पिता है और हम उनके बच्चे, माता पिता हमारे बोलते हैं कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। हमने क्या किया कि एक बच्चे का डीएनए ले लिया प्रूफ में, और एक पिता का डीएनए ले लिया, और एक मशीन में डाले जिसमें सारे अनुक्रम अनुषंगी आपके जो भी BNTR थे वो अलग हो गए, बच्चे के भी और आपके पिता का भी। अब दोनों BNTR को हम क्या करवाएंगे, मिलाएंगे। दोनों के BNTR अलग करेंगे हम लोग। पिता के भी लघु अनुषंगी डीएनए को निकाल लेंगे और बच्चे के भी लघु अनुषंगी के डीएनए
निकालेंगे और जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों आपस में जुड़कर एक नए मतलब एक डीएनए क्या होंगे, दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि आपका जो डीएनए है उनसे मैच करता है। हो सकता है अगर आपके वो पिता ना हो तो वो डीएनए आपका जो है उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर संकरण करवाते हैं। डीएनए को अलग कर लघु अनुषंगी डीएनए को अलग करने के बाद बीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हुए, एक मशीन है बीएनटीआर प्रोब जिसमें हम दोनों को मिलाते हैं और उसके बाद 100 विकिरण चित्रण द्वारा डीएनए खंड का पता लगाना। एक्सरे मारकर कभी कभी क्या होती हैं कि ये डीएनए कभी कभी नहीं, यानी बहुत छोटा होता है जिसके कारण दिखता नहीं है, तो हम उस पर एक्सरे का प्रयोग करके इस डीएनए खंड का देखते हैं कि आपस में मैच हुए हैं, बॉन्ड बनाए हैं, जुड़ के मिले हैं या नहीं मिले। तो इस तरीक़ा से आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगाया जाता है। तो ये आपकी पूरी विधि थी जिसमें हमने चर्चा किया कि डीएनए अंगुली छापी है क्या और डीएनए अंगुली छापी में कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहली बात हमने बात किया क्या, खोज के बारे में, जो कि आपका 1985 ईस्वी में सबसे पहली बार एलेक्स जेफरी ने किया। और एलेक्स जेफरी ने करके क्या बताया कि डीएनए अंगुली छापी एक विधि है जो दो व्यक्तियों के डीएनए का पता लगा सकती है। ये आपका एक डीएनए अंगुली छापी का परिभाषा है। उसके बाद अगर डीएनए अंगुली छापी में विशेषता देखें हम लोग को चाहिए क्या, तो डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में एक विशिष्ट जगह उपस्थित होता है जिसे हम पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक डीएनए के ढेर से अलग करने के लिए क्या करवा देंगे, अपकेंद्रण। उसके बाद अपकेंद्रण करवाएंगे तो हम लोग को पता चला कि डीएनए अंगुली छापी पुनरावृत्ति डीएनए हमारे क्षार घटक के आधार पर, लंबाई के आधार पर या हो सकता है पुनरावृत्ति के आधार पर, ये दो प्रकार के हम लोग को मिलेंगे। एक मिलेगा अनुषंगी और एक मिलेगा लघु अनुषंगी। किसी को कन्फ्यूजन होगा दोनों में अंतर क्या है तो बता दे, इसमें अनुक्रम कम मिलते हैं जिसमें शॉर्ट लिखा हुआ है और लघु अनुषंगी में बहुत छोटा छोटा होता है जिसके कारण इसमें अनुक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके सहायता से हम लोग को पता लगाना थोड़ा आसान पड़ता है। तो लघु अनुषंगी डीएनए अंगुली छापी का आधार है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारा डीएनए अंगुली छापी का आधार क्या है, लघु अनुषंगी डीएनए। इसको हम बीएनटीआर कहते हैं, लघु अनुषंगी का बार बार प्रयोग नहीं करते हैं। तो बीएनटीआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। उसके बाद हमने प्रक्रिया देखा कि अब क्या क्या करेंगे। पहले डीएनए का विलग्न, उसके बाद प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटेंगे। काटने के बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाल देंगे, डीएनए का पृथक्करण करेंगे और उसमें एक जेल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एग्रो जेल। उसके बाद पृथक्कृत डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली से नाइट्रोसेल्यूलोज नायलॉन पर स्थानांतरण। अब जो भी डीएनए पृथक्कृत हुआ है उसके खंडों को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ स्थानांतरित कर देंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर। उसके बाद बीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण करवाएंगे और फिर 100 विकिरण चित्र द्वारा हम डीएनए के खंड का पता लगाएंगे। ये आपका देख रहा है ये एक डायग्राम। इस डायग्राम में पता है क्या है, ये हमने डीएनए को डाल दिया है। जो भी हम लोग को बीएनटीआर मिले हैं अपराध के जगह पर और जो मनुष्य है हम लोग जिसको हमने पकड़ा है, दोनों के बीएनटीआर को इसमें डाल दिए हैं। हुआ क्या कुछ देर बाद कि ये बीएनटीआर आपस में बॉन्ड बनाकर जुड़ गए हैं तो पता लगा कि यही अपराधी है। तो इस प्रकार से ये आपका 6 प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डीएनए अंगुली छापी की पूरी प्रक्रिया का पता लगा लेते हैं। पहला डीएनए विलग्न रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाल देंगे और वहाँ से स्थानांतरित कर देंगे एक झिल्ली पर जिसका नाम है नाइट्रोज सेल्यूलोज झिल्ली पर। उसके बाद हम बीएनटीआर प्रोब में संकरण करवाएंगे और फिर एक्सरे के द्वारा डीएनए खंड का पता लगाएंगे। तो इस प्रकार 6 विधियों के द्वारा आपकी पूरी प्रोसेस खत्म होती है डीएनए अंगुली छापी की। आइए कुछ एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी देखेंगे जिससे आपके बुक्स में भी जो दिया हुआ है शब्द वो आपके लिए आसान हो जाए और थोड़ा पढ़ने में भी आज के बाद डीएनए अंगुली छापी बिल्कुल मतलब इजी लगे। और आप लोगों को एक काम करना है, ये आप लोग टोटल पता है मुझे कि छाप लेंगे, बढ़िया है, आप लोग लिखिए। पर एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप अपने गाइड को या क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे और क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा हुआ है और उसका एक सटीक आंसर लिख करके आप लोग ग्रुप में फ़ोटो डाल देंगे।
ताकि दिख जाए कि किसको कितना समझ में आया है और किस तरीके से किसको परिभाषा लिखने आता है। ये मैंने समझा कर लिखा हुआ है, ये आपका एक सटीक परिभाषा नहीं है, ये आपका मतलब समझिए कि परिभाषा का 80% काम मैंने कर दिया है, 20% काम आपको करना है कि एकदम सजा कर और अच्छी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर लिख करके आपको भी ग्रुप में फ़ोटो सेंड करना है। उसमें सिलेक्ट किया जाएगा कि किसका बेटर है। तो एनसीईआरटी का हम लोग देखते हैं, जो हाईलाइट्स हमने किया हुआ है वो भी आपके लिए ही है। एनसीईआरटी में पहले तो लिखा हुआ है, पहले बताया हुआ है कि 99% हमारा डीएनए अनुक्रम समान होता है, जो कि मानव जीनोम में पता लगा कि हमारे पास क्षार युग्म कितने होते हैं 3 × 10⁹। इतने क्षार युग्म में 99% हम लोग में समान होता है। उसके बाद यहाँ परिभाषा दिया हुआ है आपका, किसी का उद्देश्य 2 व्यक्तियों या किसी जनसंख्या के लोगों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना है तो उसे हम डीएनए अनुक्रम ज्ञात करना होगा, जो कि एक बहुत कठिन और महंगा कार्य है। डीएनए अनुक्रम पता लगाना एक सस्ता काम नहीं है, सभी लोग नहीं करवा सकते हैं। जिसके पास पैसा बहुत अधिक होगा वही जाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काम करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा होता है इसका काम, और उसमें जो मशीन जो भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो भी काफ़ी महंगी आती है, इसी वजह से ये प्रोसेस भी महंगा है। तो 2 व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डीएनए अनुक्रम का, जो कि क्या है, एक महंगा कार्य है। 2 व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रम के बीच तुलना करने के लिए डीएनए उंगली छापी एक त्वरित विधि है। तो आपको देखिए परिभाषा कैसे लिखना है, आधा से ज़्यादा हेल्प मैं कर दे रही हूँ। पहले आपको परिभाषा लिखना है, क्या डीएनए उंगली छापी क्या है, उसमें एक लाइन आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद उसी लाइन में आपको लिखना है डीएनए उंगली छापी में डीएनए अनुक्रम स्थित उस विशेष जगहों के बीच विभिन्नता पता लगाते हैं और इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। अनुक्रम में डीएनए का छोटा भाग कई बार पुनरावृत्त होता है। इस पुनरावृत्ति डीएनए को जीनोमिक ढेर से अलग करने के लिए पूरा आपका परिभाषा का ही, यहाँ से आपको आप लोग टिक साथ में करते जाएंगे, यहाँ से आपका पूरा परिभाषा ही है। इसमें जो भी मैंने पढ़ाया वो पूरे अच्छे से लिखा हुआ है। इसमें 2 व्यक्तियों के पहले परिभाषा दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशेष जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, और वो आपका है पुनरावृत्त डीएनए। पुनरावृत्त डीएनए में छोटा भाग कई बार रिपीट हुआ होता है। पुनरावृत्त डीएनए को जीनोमिक ढेर से अलग करने के लिए जो विभिन्न शिखर बनाते हैं उसे हम अपकेंद्रण द्वारा अलग करते हैं। जीनोमिक ढेर एक बहुत बड़ा शिखर बनाता है, जबकि साथ में अन्य छोटे छोटे शिखर बनते हैं जिसे अनुषंगी डीएनए कहते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, पुनरावृत्त डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए से आप क्या समझते हैं। पुनरावृत्त डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए से आप क्या समझते हैं, इस शॉर्ट क्वेश्चन का लिख के आप लोग परिभाषा खुद लिखेंगे और खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे पुनरावृत्त डीएनए या अनुषंगी डीएनए से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर आप लोग को इसी में मिल जाएगा। आपको दिमाग लगाना है कैसे मिलेगा। उसके बाद यहाँ से कुछ हिस्सा लिखकर यहाँ दिया हुआ है कि हमने कलेक्ट कर लिया डीएनए को कहाँ से, खून, बाल, पुट्टक, त्वचा, हड्डी, लार, शुक्राणु आदि से। यहाँ कुछ लिखा हुआ है बहुरूपता शब्द। बहुरूपता शब्द देखिए क्या है। हम लोग कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बच्चे जो होते हैं कभी कभी माता पिता से बहुत अधिक मैच करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बिल्कुल मैच नहीं करते और आने वाली जनसंख्या में जो आगे संतति आती है वो अपने कहीं ना कहीं दादा या नानी नाना किसी से मैच करते हैं। तो ये पता है आपको किस कारण होता है, हमारे केवल एक क्षार अनुक्रम के चेंज होने की वजह से, उत्परिवर्तन। यानी हो सकता है हमारे डीएनए में अगर हमारे दादा के शरीर में थाइमिन होगा तो उसकी जगह पर हमारे शरीर में हो सकता है एडेनिन आ जाए। हमारे शरीर में एडेनिन होगा तो आने वाली संतति में हो सकता है कि वहाँ पर थाइमिन हो जाए। बस इस एक न्यूक्लियोटाइड के एक क्षार अनुक्रम के परिवर्तन के वजह से 0.01% के वजह से इतनी सारी विभिन्नताएं हैं। इसी को हम बहुरूपता, यहाँ लिखा हुआ है बहुरूपता, आनुवंशिक आधार पर विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। ये आपका जो नया उत्परिवर्तन होता है हो सकता है कायिक कोशिका या जनन कोशिका में पैदा होता है। कायिक कोशिका जो पूरे शरीर में, और जनन कोशिका या शुक्राणु या अंडाणु, इसकी वजह से हमारा उत्परिवर्तन होता है।
यहाँ लिखा हुआ है मानव जनसंख्या में 0.0 से अधिक आवृत्ति में एक विशेष असंगति से मिलने से होती है। साधारण तौर से ये वंशागत अनुक्रम, ये आपका बस अनुपात है 0.01 से अधिक, बस इतना ही परसेंट में जो भी हमारे अनुक्रम में बदलाव होता है, जिसकी वजह से वंशागत उत्परिवर्तन होता है। और वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है, तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। तो डीएनए बहुरूपता क्या है? डीएनए बहुरूपता आपका एक 0.01 से अधिक जब अनुक्रम में बदलाव हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए बहुरूपता। यहाँ लिखा हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड में। अब यहाँ से आपका ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया ना, ये पॉइंट्स कहीं और से नहीं, आपके एनसीईआरटी का ही है। देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट्स आपके, ये नंबर उसका बीएनटीआर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है हिंदी में। उसके बाद सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से आपके तकनीक शुरुआत हुए हैं, जिसमें पहला डीएनए का विलग्न, दूसरा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियर द्वारा डीएनए का पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए का पृथक्करण डीएनए खंडों का संश्लेषित झिल्ली जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज नाइलोन पर स्थानांतरण, चिन्हित व बीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण और स्व-विकिरण चित्रों द्वारा संकीर्ण डीएनए खंडों का पता लगाना। तो ये आपके एनसीईआरटी में ही, कुछ अलग से नहीं है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, व्यक्तिगत ए से प्राप्त 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, एक जगह अपराध हुआ है, अपराध से हमें एक डीएनए मिला है जिसका कि क्रम ऐसा है। ये गुणसूत्र 16 है, अलग अलग क्रोमोजोम है, 7 क्रोमोजोम, 2 क्रोमोजोम, 16 क्रोमोजोम। यहाँ आपको दिख रहा है 7 2 16, 7 2 16, यहाँ भी 7 2 7 2 16, सॉरी 7 2 16। तो एक ही नंबर के क्रोमोजोम तीनों जगह पर दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको। ये है आपका कि मैच कैसे करवाया जाता है। हमने निकाल तो लिया, खंड देख लिया, पूरी प्रोसेस को पढ़ लिया, पर वास्तविकता में देखें कि हम लोग मैच कैसे करवाते हैं। जो अपराध दृश्य से डीएनए मिला है हम लोग का, उसमें हमने क्रोमोजोम जो देखा है वो 16, 2 और 7 है। 2 व्यक्तियों के डीएनए को लिया गया है, क्रोमोजोम को, जिस पे शक था। उस एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसके भी 7 2 16, 7 2 16, इस तरीके से। इसमें आपका थोड़ा डीएनए देखेंगे, ये क्रोमोजोम, ये आपका इसमें क्रोमोजोम जो है 3 दिख रहा है लाल वाला, और नीचे कितना है? 4 है। इसमें आप लोग जब देखेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 10 11 कुछ दिखेगा आपको, 2 2 4 2 6, इस तरीके से 9 दिखेगा। तो इस तरीके से आप संख्या गिन लेंगे कि कौन सा है। ये आपको दिख गया व्यक्ति ए का है और ये आपके व्यक्ति बी का है, दोनों का क्रोमोसोम निकाल लिया गया है सेम नंबर का। और अपराधी वाली जगह पर जो हम लोग को क्रोमोसोम मिला है, ये क्रोमोसोम आपका यहाँ पर है 7 2 16। अब हम लोग क्या किए, एक मशीन में डाल दिए। मशीन में डालने के बाद देखेंगे कि किसका डीएनए जो है सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है सी वाले से। सी वाला आपका कौन सा डीएनए है? अपराध वाला, जहाँ खून हुआ था वहाँ पर हम लोग को प्राप्त हुआ है। और ये 2 व्यक्तियों का है जिस पर हम लोग को शक था। दोनों व्यक्ति के क्रोमोसोम को हमने मशीन में डाल दिया। आपको दिख रहा है ये हुआ क्या है, भारी डीएनए नीचे, भारी डीएनए ऊपर उठे हुए हैं और हल्का डीएनए नीचे है। ये इसमें मामूली सा बात है, जिसमें क्षार अनुक्रम ज़्यादा होगा उसका भार थोड़ा अधिक होगा। आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा मैच किस में हो रहा है? अनुक्रम का। यहाँ कुछ हल्के भी नीचे बने हुए हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, आपके बुक में हल्का होगा, ध्यान से देखेंगे तो बुक में दिख जाएगा, फोटो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है कि ये सी वाला का डीएनए का अनुक्रम बी से ज़्यादा मैच हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग मशीन में डाल करके संख्या के आधार पर मैच करवाते हैं और मैच करके देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मैच पुनरावृत्ति डीएनए किससे हो रहा है। पुनरावृत्ति आपका जो लघु अनुषंगी डीएनए है, बीएनटीआर है, सबसे ज़्यादा किससे मैच कर रहा है? इसमें 2 व्यक्तियों का बीएनटीआर है और ये आपका अपराध वाला है। दोनों में से किसके साथ हो गया? बी, यानी हमारा अपराधी व्यक्ति कौन है? बी है। तो यहाँ पर डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है आपका कुछ प्रतिनिधि गुणसूत्र में डीएनए अंगुली छापी का चित्रात्मक प्रदर्शन है, जिसमें बीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या दर्शाए गए हैं। समझने हेतु विभिन्न रंग योजन का उपयोग जेल में स्थित प्रत्येक पट्टी के उद्गम का पता लगाने में किया गया। एक गुणसूत्र के 2 एलील बीएनटीआर के विभिन्न प्रतिरूप संख्या स्थित आपराधिक पृष्ठभूमि यह साबित होता है कि डीएनए के पट्टीदार नमूने व्यक्तिगत बी से मिलता जुलता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी थी आपके डीएनए अंगुली छापी में। तो उम्मीद है कि आपको एनसीईआरटी से लेकर के कॉपी तक में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और अब आपको जब गाइड वगैरह देखते भी हैं तो उसमें सटीक आंसर मिल जाए। आपको सटीक आंसर लिखने के लिए पता है हेल्प कैसे लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार गाइड के ग्राफ को देखे, एक यानी उसका कॉपी कर ले, उसके कॉपी को चुरा ले कि ये कैसे लिखता है, गाइड अपना आंसर कैसे लिखता है। आपको भी आंसर उसी तरीके से लिखना है, पर आपका लैंग्वेज थोड़ा गाइड से हट के होना चाहिए। समझ में आया कहने का मतलब क्या है? यानी किसी इंसान का 2 कॉपी करिए, बस आपका थोड़ा सा बिहेव अलग होना चाहिए, उसके खराब बिहेव को मत। अब गाइड में क्या है, आपका किताब पर 2 कॉपी छाप दिया, अगर वैसा करेंगे आप लोग तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप उसका याद करके उसी का लिख लिए, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाइए, ज़्यादा क्लियर होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, गाइड को देखना है और गाइड से ही खुद को गाइड करना है कि हम लोग को भी आंसर इसी तरीके से लिखना है, पर भाषा यहाँ पर अपना दिमाग, अपना समझ अपना होना चाहिए। तो ये आपके एनसीईआरटी में हाइलाइट्स किए गए पॉइंट्स हैं, आप लोग भी हाइलाइट्स कर लेंगे और इसको भी छोड़ेंगे नहीं। इसमें भी कुछ भार वेट लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद यहाँ एक पीसीआर से बहुत ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाए, पीसीआर क्या है, पीसीआर क्या है, पीसीआर क्या है। तो ये आपके 11-12 जो चैप्टर है उसमें बहुत ये गहराई से पीसीआर के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है, इसके फलस्वरूप किसी भी एक कोशिका से प्राप्त डीएनए से पर्याप्त डीएनए अंगुली छापी विश्लेषण किया जा सकता है। यानी हम किसी एक कोशिका से जो भी डीएनए प्राप्त किए और डीएनए विश्लेषण किए, ये भी आपकी एक पीसीआर विधि है, जो कि हमने सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा। वो भी एक प्रकार की पीसीआर ही विधि है जिसमें हम सारा काम करते हैं। तो पीसीआर के बारे में सबसे ज़्यादा 11-12 में पढ़ाया गया है। तो इस तरीके से आपका ये डीएनए अंगुली छापी आज कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक आपके बचे हुए बुक्स के, लैक प्रचालक, फिर से जीन अभिव्यक्ति का नियमन, वो भी हम लोग देखेंगे। अनुवांशिक कोट, मुझे पता है कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं, उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आज का वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देख के पूरा क्लियर कर लेंगे। कहीं भी वीडियो मिस नहीं आप लोग मत करिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको कन्फ्यूज़न होगा ही। और इसको पढ़ने से पहले जिन लोगों को भी ये वीडियो समझ में ना आए, उससे पहले का वीडियो देखें जो कि इनसे पहले का टॉपिक है, तब समझ में आएगा डीएनए अंगुली छापी।